हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम एज ब्यूटीफुल एज यू है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जिशिंग दिखाई जाती है जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और अपनी मॉम को जॉब के बारे में बता रही होती है और साथ में फ्लैट के बारे में भी बता रही होती है कि मैंने काफी ज्यादा फ्लैट्स वगैरह देखे हैं, उनमें से मुझे एक फ्लैट तो काफी अच्छा लगा क्योंकि वो सबवे के पास भी है तो मैं इजीली ट्रेवल वगैरह भी कर सकती हूँ और अपनी जॉब पर भी जा सकती हूँ। पर अभी तक उसने फ्लैट के पैसे नहीं दिए थे, पर कहने लगती है कि येचन के साथ मैं फ्लैट की पेमेंट भी दे दूंगी। येचन कोई और नहीं होता बल्कि इसका बॉयफ्रेंड होता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे उसके पेरेंट्स से तो मिलवाओ, आखिर तुम दोनों को लेकर फैमिलीज में बात तो होनी चाहिए ना, और जल्दी से होटल भी बुक करवा लो। कहा जाता है कि काफी साल पहले उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है तभी जाकर उस होटल में वेडिंग हो पाती है, तो तुम्हें अभी से बुकिंग करवा लेनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि मॉम हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्टेबल है तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम दोनों ही कर लेंगे। फिर वो काम से लेट हो रही होती तो मॉम की कॉल को कट कर रही होती और जैसे जाने लगती तो सबसे पहले अपनी कैट को प्यार करती और फिर जब जाने के लिए शूज वगैरह ढूंढ रही होती तो उसकी फ्रेंड शामिंग कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई हूँ, तुम भी खाना खा लो ना और मैंने भी खाना खाकर सो जाना है क्योंकि मैं पूरी रात स्ट्रीमिंग कर रही थी और मेरी इसी तरह रात गुजर जाती है। तो वह कहती है कि अच्छी बात है ना, तुम्हें कम से कम खाने और सोने का टाइम तो मिल जाता है। ये कहकर उसके लाए हुए खाने में से एक चीज लेकर जाने लगती है कि मैं रास्ते में खा लूंगी। और फिर हमें मिस्टर वांग दिखाए जाते हैं जो मिसेस यान से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता है कि ग्रैंडपा हान तिंग को दोयंग मेडिकल देना चाहते हैं, पर सभी को पता है कि वो तुम्हारा हार्डवर्क है तो वो तुम्हारे पास से कहीं पर भी नहीं जाएगा और मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगा। वैसे साइड में देखता है कि हान तिंग आकर बैठा हुआ था, ये देखकर जल्दी से मिसेस यान को बाय कर देता और हान तिंग हमारा मेलर दिखाया जाता है जो मिस्टर वांग के साइड में तो बैठा हुआ था। जैसे मिस्टर वांग कहता है तो मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि तुम तो दूसरी फ्लाइट से नहीं आने वाले थे, तो वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर वो परेशान सा हो जाता है, कहने लगता है कि मिस्टर हान मजाक मत करे, मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई। वैसे हान एक डॉक्यूमेंट निकाल कर उन्हें देता है जो प्रॉपर्टी सेल और परचेज एग्रीमेंट होता है। हान तिंग कहता है कि इससे पता लगता है कि दोयंग के एक सप्लायर ने आपको अपना योरा वाला मेंशन सेल किया पर उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम थी। तो मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से उसने वो मेंशन मुझे दे दिया। तो वो कहने लगता है कि आप घबरा क्यों रहे, मुझे आपकी बात पर यकीन है, मैं पूरा भरोसा करता हूँ आप पर। अगर ये वाला एग्रीमेंट चेयरमैन देख लेते तो वो आपके बारे में क्या सोचते। चलो मैं तो आपकी बात को समझता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप तो इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपके पास एक मेंशन तो होना चाहिए। और मैं चाइना में वापस आया हूँ तो मुझे यहाँ पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो आप एक मेंशन के बजाय बहुत ज्यादा मेंशन ले सकते हो, जहाँ चाहो ले सकते हो। ये सुनते मिस्टर वांग तो कहने लगते हैं कि आप मुझे बताएं आपको मेरी कैसी सपोर्ट की जरूरत है। वैसे हमें जिशिंग दिखाई जाती है जो सवे के लिए आती है, पर पता लगता है कि सवे को काफी डेज के लिए बंद कर दिया गया है। ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाती है कि अब वो कैसे जाएगी क्योंकि वो काम के लिए लेट हो रही होती है, ना ही टैक्सी मिल रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़का साइकिल से जा रहा है तो वो भी सोच लेती है कि ये भी साइकिल से जाएगी। साइकिल लेकर जाने लगती है और हान तिंग जो एयरपोर्ट से आ रहा होता है वैसे ही उसे मिसेस यान की कॉल आ जाती है जो उसे कह रही होती है कि तुम चाइना में तो वापस आ गए हो, पर तो मैं ये बता दूं कि तुम्हारे चाइना वापस आने के बाद ये पहली बोर्ड मीटिंग होने वाली, अब तुम जर्मनी में नहीं हो बल्कि तुम्हें इस बोर्ड मीटिंग में जल्दी पहुंचना होगा। ये बात सुनकर हान तिंग कहने लगता है कि लगता है आपको अभी तक न्यूज नहीं पहुंची। तो वह कहती है कि क्या मतलब। तभी उसे पता लगता है कि मिस्टर वांग नहीं आने वाले, उनके साथ एक इशू हो गया है इसलिए वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर हान तिंग कहने लगता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया है कि मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं लेट होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब ऐसे इस बात के बाद यान बैठ जाते हैं कॉल करने के लिए मिस्टर वांग के बारे में पूछने के लिए, पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, बस यही पता लगता है कि वो वेकेशंस लेकर चले गए हैं। अब हान तिंग भी अपना जब जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको यहाँ पर हॉस्पिटल को वापस लेने के लिए भेजा, पर आपने बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं किया बल्कि मिस्टर वांग ने ही अटेंड नहीं किया। वो तो हेनान में अपनी वेकेशंस गुजारने के लिए चले गए। मिसेस यान ने तो पता नहीं कितना बड़ा प्लान किया होगा आज, पर आज उनके पूरे प्लान पर पानी फिर चुका है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। बस हान तिंग उसकी चुप करके बातें सुन रहा होता है और फिर कहने लगता है कि मेरी कजन यान को अब डोंगयांग मेडिकल से गिव अप कर ही देना चाहिए। और जिशिंग दिखाई जाती है जो साइकिल से तो जा रही होती है, बट उसके ऑफिस फ्रेंड वेवे उसे कॉल करके बता रही होती है कि तुम्हें जल्दी पहुंचना होगा क्योंकि लिन तुम्हारे काम को चुरा रहा है। जो भी तुमने रात में अपने काम को सबमिट करवाया था वो उसी काम का यूज करने वाला है आज की मीटिंग में, क्योंकि आज इन्वेस्टर्स भी आने वाले। तो वह कहते हैं कि मैंने एक उस फाइल में ट्रैप भी छोड़ा हुआ है, देखना डायरेक्टर चैन को भी पता लग जाएगा कि ये काम मेरा है और वो मेरे काम को भी नहीं छीन पाएगा। तो वह कहते हैं कि फिर भी तुम्हें आना होगा क्योंकि आज इन्वेस्टर आने वाले, तो इसी वजह से डायरेक्टर चैन भी वहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी लिन को तुम्हारा काम लेने देंगे। ये बात सुनकर तो ये भी परेशान हो जाते हैं कि अब तो मुझे जल्दी जाना ही होगा। जैसे सिग्नल खुलता है तो वैसे ही जल्दी से जाने लगते हैं, पर एक आदमी जो कॉल पर लगा होता है और उसी की वजह से ये गिरने लगती है और साइड वाले डिलीवरी पर लगती है। डिलीवरी वाला हान तिंग की कार पर लगता है। ये देखकर उसका ड्राइवर कहता है कि मैं बाहर जाकर इस चीज को सॉल्व करता हूँ। ये कहकर बाहर आ जाता है, जबकि वो ड्राइवर कह रहा होता है कि गलती मेरी नहीं थी, उस लड़की की थी, वो देखो वो लड़की भाग गई है। जबकि जिशिंग तो उसी आदमी के पीछे लगी होती है जो कॉल पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ था। पर वैसे इतने टाइम में जिशिंग वापस आ जाते हो, कहने लगते है कि गलती मेरी थी, मैं उस आदमी के पीछे लगी थी जिसकी वजह से मैं गिरी थी और मेरी वजह से ये गिरा, तो ये मेरी गलती थी, मैं
इसका कंपनसेट करने के तैयार हूँ। हान तिंग भी जिशिंग को देख लेता और देखते साथ ही उसे पहचान जाता है क्योंकि वो दोनों साथ में पढ़ते रहे थे। और जिशिंग उसे कह रही होती है कि मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देती हूँ, आपने जो भी कंपनसेट मुझसे लेना होगा आप मुझसे ले लीजिएगा। वैसे हान तिंग थोड़ी सी विंडो नीचे करके कहता है कि टैंक इस मसले को जल्दी सॉल्व करो, नंबर ले लो और बाद में इस बारे में बात कर लेना। तो ये बात सुनकर टैंक भी नंबर लेने लग जाता और जिशिंग भी अपना नंबर दे देती है। तो वो ड्राइवर कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो जिशिंग भी कार के अंदर देखने लगती है कि कौन पर्सन बैठा हुआ था जो अंदर से बोल रहा था पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब हमें मीटिंग में हान तिंग दिखाया जाता है जो चुप करके मीटिंग को सुन रहा होता है और सभी लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे। जिशिंग भी भागते हुए आ रही होती और लिन जो उसी के प्रोजेक्ट को यूज कर रहा था। जिशिंग भी अपने टाइम पर पहुंच जाती और अपनी फ्रेंड के साथ आकर बैठ जाती है। वो बताने लगती है कि वो देखो वो इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो आगे बैठा है। अब उसका फेस तो नहीं देख पाती कि कौन है, पर वे भी उसके काम को लेकर परेशान हो रही होती है कि देखो लिन कैसे तुम्हारे काम का यूज कर रहा और तुम्हारे काम को चुरा रहा है। तो वो कहती है कि देखती जाना आगे वो जाकर फंस जाएगा। और सच में ऐसा ही होता है। वो जैसे अगली स्लाइड पर जाता है तो पता लगता है कि वो तो चीजों से समझ ही नहीं आ रही होती। पहले तो कुछ टाइम सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड कर लेता है। पर ये बात हान तिंग को तो हजम नहीं होती। कहने लगता है कि पिछली वाली स्लाइड वापस लेकर आओ, पिछले वाले पेज के बारे में मुझे बताओ उसमें क्या था। पर वो उसके बारे में नहीं बता पा रहा होता। ये देखकर हान तिंग कहता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है ना। अब इसी वजह से डायरेक्टर चैन को भी बोलना पड़ जाता है कि हाँ ये काम इसका नहीं है बल्कि ये काम जिशिंग का है, वही हमारी प्रोडक्ट इंजीनियर है। हान तिंग जैसे जिशिंग का नेम सुनता है उसे समझ तो आ जाता है कि ये कौन हो सकती है। तो डायरेक्टर भी जिशिंग से कहते हैं कि तुम आकर बताओ। जिशिंग जैसे सामने आकर खड़ी होती है वो हान तिंग को जैसे ही देखती है तो वैसे उसे देखते साथ ही पहचान जाती है। पर हान तिंग उसे बिल्कुल भी देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता। तो जिशिंग भी अपने मेडिकल एआई रोबोट के बारे में बताने लग जाती है। वो बहुत ही अच्छे से डिटेल से बता रही होती है जैसे उसने कॉलेज टाइम के कंपटीशन में भी किया था और उस टाइम में हान तिंग इसका प्रोजेक्ट पार्टनर था। वो भी इसे देते हुए साइड में खड़े होकर देख रहा होता है, अभी भी इसे वैसे ही देख रहा होता है। अब जैसे मीटिंग एंड होती है तो सभी लोग मीटिंग रूम से जाने लगते हैं। हान तिंग तो जिशिंग से बात तक भी नहीं करता। जिशिंग तो अपने टेबल पर वापस आने के बाद भी इसी बारे में सोच रही होती है। पर उसकी फ्रेंड वेवे को तो बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि लिन की सबके सामने बेइज्जती हो चुकी थी और वेवे ने जिशिंग को ये भी बताया था कि हमारे इन्वेस्टर ही दोयंग मेडिकल के सीईओ हैं। अब इसी बारे में सोचकर सर्च करती और सच में हान तिंग ही लीड चार्ज होता है। ये देखकर तो ये भी शॉक हो जाती है और उसकी डिटेल के बारे में पढ़ने लगती है तो पता लगता है कि ये जर्मनी पढ़ने के लिए गया हुआ था। अब इसे हो रहा होता है कि ये सीईओ कैसे बन गया, इसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी सोच रही होती है वैसे इसको इसके फ्रेंड जिजाओ की कॉल आ जाती है जो इसे कॉफी शॉप आने को बोलता है। ये भी फौरन से हाँ कर देती है आने के लिए। इधर मिस जैंग दिखाई जाती है जो हान तिंग के साथ बैठी हुई थी और हान तिंग से कह रही होती कि मिस्टर ली तुम्हारी कजन की काफी ज्यादा क्लोज है। तो वो कहता है कि बस वो बिजनेस है। तो वो कहती है कि क्या तुमने मुझे भी बिजनेस की वजह से बुलाया। तो वो उसे आगे की तैयारी रखने को बोलता है और साथ में ये भी कहता है कि हम मिस्टर जाओ से आज मिलने वाले हैं, वहाँ पर तुमने बाई प्रोजेक्ट के बारे में बताना है क्योंकि मिस जैंग इस कंपनी की बॉस होती है, इसलिए वो उसे इन्वाइट कर रहा था और कहता है कि ये मीटिंग कहीं और नहीं होगी बल्कि शिंगवा क्लब में होगी, वो भी 8 बजे। और वहाँ से जाने लगता है। इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो जिजाओ के पास आकर बैठी हुई थी, उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और काफी ज्यादा डिटेल वगैरह भी देती है। वो भी उस डिटेल को देखकर खुश होता है। कहीं लगता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती। तो वो कहती है कि जो मैं अभी जॉब कर रही हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। अभी मैंने फ्लैट भी लेना है तो मैं उस चीज को रिस्क में नहीं डाल सकती। तो वह कहता है कि मेरे डैड के पास भी पैसे और मेरे डैड मुझे बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट देने वाले हैं अगर मैं अच्छे से काम कर लूँ, तो तुम्हें मेरे साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे उसे मिस जैंग की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहती हूँ पर उसके लिए तुमने अच्छे से ड्रेसिंग करनी है और मैं तुम्हें पिक करने के लिए 7:30 पर आ जाऊंगी। अब ये भी घर आकर अपनी फ्रेंड से तैयार होने लग जाती है। उसकी फ्रेंड काफी अच्छे से उसको तैयार भी कर देती है। पर फिर भी इसने अपनी एक दूसरी फ्रेंड लिली को बुलाया हुआ था जिसके आते ही जल्दी से उससे पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या इसने मेकअप ठीक से किया है। तो शाम में कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लिली इस चीज में प्रोफेशनल है इसलिए मैं उससे पूछ रही हूँ। तो लिली उससे पूछे होते है कि तुम किस जगह पर जाने वाली। तो वह कहती है कि मुझे भी नहीं पता, वहाँ पर सीईओ होगा और शायद मेरी प्रमोशन वगैरह भी हो जाए। तो वो पूछे लगते है कि उनकी एज क्या होगी। तो वो कहती है कि 28-29 हमारी जितनी एज होगी। तो कहने लगते है कि मुझे समझ आ गया कि तुम्हें किस तरह के मेकअप की जरूरत है, पहले तो इस मेकअप को रिमूव करके आओ। ये बात सुनकर तो वो इतनी शौक हो जाती क्योंकि उसने अपनी कमर तोड़वाकर ये मेकअप करवाया था। हान तिंग दिखाया जाता है जो अपना न्यू ऑफिस देखने के लिए आता है कि उसका ये ऑफिस उसकी यूरोप वाले ऑफिस जैसा है या नहीं है। एक चीज को देखकर पूछे लगता है कि ये क्या। तो वह कहता है कि लैंप है, मिस्टर शाओ ने आपको दिया है और उसने उसके ऊपर बेस्ट विशेस भी लिखी हुई थी। और जिशिंग जो 7:30 पर कार के वेट में आकर खड़ी हो जाती है कि मिसेस जैंग उसे पिक करने के लिए आएंगी। वो अपनी फ्रेंड लिली के दिए हुए स्कार्फ से अपने आप को गर्म कर रही होती है और साथ में लिली से बात भी कर रही होती। तभी मिसेस जैंग उसे पिक करने के लिए आ जाती है। तो ये भी उनके साथ बैठकर जाने तो लगते। तो मिसेस जैंग बताने लगती है कि हम वहाँ पर बाई प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं और तुम इस प्रोजेक्ट को ज्यादा अच्छे से जानते इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। अगर तुम मिस्टर जाओ को मना लेती हो तो मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगी। ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसने सोच लिया था कि वो मिस्टर जाओ को मना कर रहेगी। और मिस्टर जाओ जो 3 लोगों के साथ बैठकर खेले होते हैं जिनमें मिस्टर इक्शाओ होते हैं और हान तिंग और मिस्टर ली होते हैं, पर वो तीनों से बार बार जीती जा रहे होते हैं। इतने टाइम में मिसेस जैंग भी जिशिंग
जिशिंग के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो हानतिंग को देखते हैं तो वहीं पर रुक जाती है, जबकि मिसेस जेंग सबसे आकर बातें वगैरह करने लगती है और अपना भी इंट्रोडक्शन करवा रही होती है और साथ में मिस्टर शाओ से भी कह रही होती है कि आज आपकी क्लब में मीटिंग हो रही है। तो वह कहता है कि आप भी किसी से कम नहीं है, मैंने आपके बारे में भी बहुत सी बातें सुनी है कि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी और यंग हैं। तो मिसेस जेंग को इन बातों के बाद फाइनली जिशिंग का ख्याल आ जाता है। अंदर लेकर आने के बाद उसका इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। मिस्टर जाओ भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, पूछे होते हैं कि तुमने क्या किया हुआ है, तुम तो काफी छोटी लग रही। तो वो बताते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और मास्टर किया हुआ है कंप्यूटर में। तो मिसेस जेंग भी बताते हैं कि यही हमारे बाय प्रोडक्ट की इंजीनियर है, इसी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है। जबकि हांगटिंग तो चुप करके इनकी बातों को सुन रहा होता है। अब जिशिंग को मिसेस जेंग ने मिस्टर जाओ के साथ बिठा दिया था। वो उसके साथ बैठकर कंफर्टेबल नहीं होती, पर भी उसे ये काम करना पड़ रहा था। अभी उनके साथ बैठकर कार्ड्स तो खेल रही होती है, पर जैसे जिशिंग एक कार्ड फेंकती है तो हांगटिंग तो उस कार्ड के बाद बिल्कुल चुप ही हो जाता है, जबकि उसके पास अच्छे कार्ड्स भी होते हैं। पर उसे वो वाला टाइम याद आ रहा होता है जब ये लोग साथ में बैठकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तो जिशिंग के वैसे एक कार्ड फेंकने के बाद वो हमेशा अपने कार्ड को तैयार रखता था, उसे बड़े नंबर्स रखकर बैठा होता था और हमेशा उसे जीत जाता था। और अब की बार वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। पर इतना टाइम सोचने के बाद अपने कार्ड्स को उल्टा फेंक देता है। कहने लगता है कि मैं हार गया, तुम जीत गई। मिस्टर जाओ कार्ड को देखने वाले होते, इससे पहले मिस्टर शाओ उन्हें उन कार्ड्स को नहीं देखने देते, बल्कि सभी कार्ड्स को शफल कर देते हैं। वैसे मिस्टर जाओ जिशिंग के कंधे पर जब हाथ रखते हैं तो ये बात जिशिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो साइड में होकर उनके फिजिकल टच को दूर कर देती है। बट मिस्टर जाओ कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, वो तो मैं बस हल्का सा साइड में हुई थी। हांगटिंग को पता लग जाता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये देखकर वो वहाँ से काम का कहकर चला जाता है बाहर। उसको जाते हुए देखकर जेंग भी कहाँ पर रुकने वाली थी, कहने लगती है कि मैं भी एक सेकंड आती हूँ। ये कहकर मिस्टर जाओ को अपनी वाली जगह देकर चली जाती है और बाहर जाकर हांगटिंग से पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम अपनी एम्प्लॉय को यहाँ पर ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, ये हमारी प्राइवेट मीटिंग थी। तो वो कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से जानती थी, इसी वजह से मैं उसको अपने साथ ले आई। पर हांगटिंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और जेंग को भी कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा होता है कि ये पहले से शायद जिशिंग को जानता है जो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। हांगटिंग जो जेंग से कह रहा होता है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो, तो क्या तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता भी नहीं सकते, उसको क्यों लेकर आई हो। तो वह कहती है कि मैं मैनेज करती हूँ, मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकती जितना जिशिंग बता सकती है। हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसका वो वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो वही काम करेगी ना। और यहाँ जिशिंग जो कार्ड बैठ कर खेल रही होती है उन लोगों के साथ और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बात को कैसे स्टार्ट करे। और जैसे थोड़ी सी बात स्टार्ट होती है रोबोट को लेकर तो वो बहुत अच्छे से अपने रोबोट के बारे में बता रही होती है, पर उसे बताते हुए पता लग जाता है कि कोई भी उसके काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसी वजह से वो पहले मिस्टर जाओ के कवर को देखते हुए उसे समझ आ जाता है कि अब मुझे अपनी बात को कैसे समझाना है। और जब उसी वे में समझाने लगते हैं तो वो भी उसके बात को बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और हांगटिंग जो बाहर जेंग से बोल देता है कि उस लड़की को यहाँ से भेजो, मैं किसी स्ट्रेंजर के होते हुए कोई भी बात नहीं कर सकता। तो वो अब इस चीज के लिए हाँ कर देती है। और यहाँ पर मिस्टर शाओ जो कहने लगता है कि क्या तुम मिस्टर जाओ की इस प्रोजेक्ट में इस रोबोट में हेल्प लेना चाहती हो। वो तो इस बात को सुनकर चुप हो जाती और मिस्टर जाओ कहने लगता है कि कैसी बात है, इसी वजह से तो मेरे साथ बैठकर कार्ड खेल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या बोले, क्योंकि बात तो उसने सच बोली थी, इसलिए हाँ में सर हिला देते हैं। तो वो आगे से हंसने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे को वॉइस चैट में ऐड कर लेते हैं। अभी वॉइस चैट में ऐड करने वाली होते इतने टाइम में जेंग पीछे से आकर जिशिंग को बुला लेते। जिशिंग जब जाने लगती है तो हांगटिंग उसके पास से गुजर कर अंदर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर फिर भी बात नहीं करते। जाओ जिशिंग से कहने लगती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। हांगटिंग यहाँ पर कुछ काम के बारे में बात करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर यहाँ पर आसपास हो, इसी वजह से वो तुम्हें भेज रहा है। यह सुनकर तो जिशिंग सैड सी हो जाते क्योंकि यहाँ पर तो उसका काम बनने वाला था, उसका बोनस भी डबल होने वाला था। पर उससे पहले हांगटिंग ने उसे निकाल दिया। वो अंदर जाकर डोर भी क्लोज कर देती और वर्कर भी आकर उसकी चीजें वगैरह उसे दे देते हैं जो भी उसे स्कार्फ उतारा था। कुछ टाइम बाद इनकी भी मीटिंग हो जाती और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए मिस्टर जाओ ये भी कहकर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी जिशिंग को लेकर आना। हांगटिंग को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। उनके जाने के बाद जब वो जाने लगता है तो जेंग उसे रोकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर वहाँ चला जाता और एक शॉप में जाकर अपना फेवरेट खाना खाने लगता है। वहीं पर इसका फ्रेंड शाओ भी आ जाता है। जाकर इसे कहने लगता है कि जर्मनी में भी तुम इसी शॉप के बारे में बात क्या करते थे, और भी तो शॉप्स है ना, तो वहाँ पर भी तो जाकर खा सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं मेरा यहीं का खाना फेवरेट है। तो वो भी इससे पूछ लेता है कि क्या तुम जिशिंग को जानते हो। तो वो बता देता है कि हाँ वो मेरी कॉलेज मेट है। ये बात सुनते ही वो तो हो जाता है कि मुझे भी बताओ तुम दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ घर पर वापस आने के बाद जिशिंग भी अपनी दोस्तों को इसी बारे में बता रही होते हैं कि वह और वो एक दूसरे को जानते हैं, पर वो मुझे देखने के बाद ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कि हमने पहले एक दूसरे को कभी देखा ही ना। तो वो कहती है कि क्या पता उसे तुम्हें पहचाना ही ना हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई नहीं है कि वो मुझे पहचानेगा नहीं, और ना ही मुझ में इतनी कोई चेंजिंग आई है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या था, कोई लव शव का चक्कर तो नहीं था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। तो वो उसके कॉलेज का टाइम हांगटिंग के साथ पूछती है तो उसे याद आता है कि पहली बार वो किस तरह हांगटिंग से मिली थी। जब रोबोट पर काम करने के लिए वो लैब में आई थी तब उसका सामना हांगटिंग से हुआ था, पर उसी से मेडिकल स्टूडेंट हांगटिंग के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने सुना है
कि हमारी टीम में एक मेडिकल स्टूडेंट आया, तो क्या उसे रोबोट के बारे में और कंप्यूटर के बारे में कुछ पता होगा। तो वह कहता है कि हाँ पता हो सकता है। ये बात कहने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं हांतिंग हूँ। तो ये भी उसे हैंडशेक कर लेती है। और इसके बाद इन्होंने जब फर्स्ट प्राइज जीत लिया था तब ये अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रही होती है कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए। और उसी टाइम पर इसने हांतिंग को भी इन्वाइट किया था कि रात में तुम भी डिनर पर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन वगैरह बता दूंगी। हांतिंग तो काफी खुश होता है। हांतिंग की साइड से दिखा जाता है कि जब वो घर पर तैयार वगैरह हो रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आज तो मैं जिशिंग को बता ही दूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। पर वैसे उसके ग्रैंडपा आ जाते जाकर बताते हैं कि तुम अब जर्मनी पढ़ने के लिए जाओगे और तुम्हारे पास पैकिंग करने के लिए कुछ ही टाइम है, रात में हमने यहाँ से बीजिंग के लिए निकलना है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि क्या हम थोड़ा लेट नहीं जा सकते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा भी कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब ये तो अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद उदास हो जाता है कि मैं तो रात में डिनर के लिए जाने वाला था, अब मेरा क्या होगा। तो जिशिंग को मैसेज करके बता देता है कि मैं जर्मनी जाने वाला हूं, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं आ सकता। और यहाँ पर जिशिंग जो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि जब मैंने उसको डिनर के लिए बुलाया तो तब भी वो नहीं आया था, उसे तो पता भी नहीं होता कि वो जर्मनी गया था। और हांतिंग ये बात अपने फ्रेंड को बता रहा होता, उसका फ्रेंड कहता है कि क्या पता उसके तक वो मैसेज पहुंचा ही ना हो, इसलिए उसका रिप्लाई नहीं आया। तो वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा कोइंसिडेंस एक साथ नहीं होते। पर घर जाकर भी शॉवर लेते हुए भी इस बारे में सोच रहा होता। फिर उसके माइंड में आता है कि जिशिंग ने तो अपना नंबर टैंक को दिया था ताकि वो कंपनसेट कर पाए कार का। अब उसी नंबर को देखकर पहले वाले नंबर से मैच करने लगता है, तो पता लगता है कि तो उसका न्यू नंबर है। तो उसी न्यू नंबर को रिक्वेस्ट भेज देता, तो वो भी आगे से इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि मतलब मैं आज सो नहीं पाऊंगी, अब पता नहीं ये मुझसे कितने पैसे मांगेगा। और सर्च वगैरह भी करती है कि अगर कार के ऊपर स्क्रैच आ जाए तो उस पर कितने पैसे लगते हैं। अमाउंट देखकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो हांतिंग बताने वाला था कि मैं हांतिंग ऊपर उसे नहीं बताता और ड्राइवर बनकर ही बात कर रहा होता है कि मेरे बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो तुमसे इतने पैसे नहीं लेंगे। ये सुनकर तो खुश हो जाती है और थैंक यू वगैरह कहने लगते हो। कहती है कि तुम्हारे बॉस और भी अमीर होते जाए, तो क्या मुझे बता सकते हो कि वो कितने पैसे कह रहे हैं। तो वो कहता है कि अभी बॉस ने नहीं बताया, वो सोचकर बता देंगे कि उन्हें पैसे चाहिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने काम पर आ जाती है और वे उसके साथ बात वगैरह भी कर रही होती है। तभी आकर डायरेक्टर बताते हैं कि हमारा कॉर्पोरेशन रैन हॉस्पिटल के साथ हो गया है। ये बात सुनते सभी लोग तो खुश हो जाते हैं और जिशिंग भी इस न्यूज़ से काफी खुश होती क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है, आखिर उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। और बोर्ड मीटिंग चल रही होती जिसमें पहले हांतिंग नहीं आया था, पर अब की बार हांतिंग आ जाता है। वो तो अपना हॉस्पिटल वापस लेने के लिए आया था, पर मिस यान तो सभी लोगों को अपनी तरफ कर रही होती है और हांतिंग से कहा जा रहा होता है कि तुम तो जर्मनी रह कर आए, तो तुम्हें यहाँ चाइना का नहीं पता होगा कि किस तरह काम को संभाला जाता और हॉस्पिटल को किस तरह मैनेज किया जाता। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो फुल स्टडी कर आया और इस बारे में अच्छे से मुझे पता है। और उन्हें सामने स्क्रीन पर दिखाने लगता है कि मैंने जर्मनी में रहते हुए क्या क्या काम किए हैं। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जिसके लिए बुक आता है, तो वो भी देखने लगते है कि मुझे किसने भेजा होगा। पर उससे आगे पहले ही लिन जल्दी से कार्ड को खोलकर देखने लगता है कि क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है। और उसे पढ़ भी रहा होता है कि लास्ट लाइन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा फ्रॉम मिस्टर जाओ। अब जाओ का नेम सुनते ही ये तो समझ आती है, पर लिन को पता नहीं होता कि जाओ कौन है। पर पीछे से डायरेक्टर चैन वगैरह आ जाते हैं, तो उन्हें तो जाओ के बारे में पता था, तो वो बता देती है कि मिस जेंग के साथ मैं डिनर पर गई थी, वहीं पर मिस्टर जाओ भी थे। अब उसका सुपरवाइजर तो उसे बातें सुनाने लग जाता है कि मैं भी कहूँ ये कॉर्पोरेशन कैसे हो गया है, आखिर तुम जाकर मिली थी इसी वजह से कॉर्पोरेशन हो गया, मिसेस जेंग तुम्हें लेकर गई थी। डायरेक्टर चैन मिसेस जेंग आपको क्यों नहीं लेकर गई, क्या वो इसको ज्यादा अच्छा समझती है। तो जिशिंग कहने लगती है क्या मेरा मजाक तो मत बनाए। पर डायरेक्टर चैन तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन भी इसका कार्ड वापस रख देता और डायरेक्टर चैन के साथ जो होता वो इनसे कहने लगता है कि तुम्हें भी जिशिंग से कुछ सीखना चाहिए। तो वह कहता है कि जी मैं सीखूंगा ब्रदर इन लॉ। और हांतिंग जिसकी अभी भी मीटिंग चल रही होती है और वो उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा और इससे ज्यादा अच्छे से काम करूंगा, पर बाकी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो ये भी कहने लगता है कि मिस्टर वांग आप इस बारे में क्या कहोगे। मिस्टर वांग कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें सीईओ बनना चाहिए। और बाकी लोग तो हो जाते हैं कि मिस्टर वांग को क्या हुआ, ये उसकी साइड क्यों ले रहा है। तो हांतिंग भी कहता है कि मैं कुछ प्रोडक्शन लाइंस को बंद करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो एक डायरेक्टर तो उठकर कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्रोडक्शन लाइंस को बंद नहीं करो, कोई भी प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं होगी। तो वह कहता है कि इस चीज की जरूरत है तो मैं बंद क्यों ना करूँ। तो फिर दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि इसको बनने में 5 साल लगे, तो तुम इसे जल्दी कैसे कर सकते हो। तो कहता है कि हाँ मैं 5 साल का तो वेट नहीं कर सकता, मैं 2 साल में कई बातें करके दिखाऊंगा, अगर मैंने ना की तो मैं इस जॉब को ही छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर तो यान खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि हाँ ये भी ठीक रहेगा और मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। जबकि वो दिल से ऐसा कुछ भी नहीं कह रही होती, वो तो इसे कभी सपोर्ट करना ही नहीं चाहती थी। और जिशिंग तो डायरेक्टर चैन के पास पहुंच जाती और उनसे जाकर अभी कोई बात ही करने लगती है। तो डायरेक्टर चैन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं ना होता, मेरे पास काफी ज्यादा प्रोजेक्ट होते, इसी वजह से मिस जेंग मुझे लेकर नहीं गई होंगी। और इन बातों को छोड़ो, इस साल की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। साल एंड होने वाला है तो हमें इस पर डिस्कशन कर लेनी चाहिए। जब भी मेरे पास कोई काम आता तो मुझे पता लगता था कि तुम ओवर टाइम वर्क करती हो और दिल लगाकर काम कर रही हो। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए मैं प्रमोशन का भी बोलूं, फिर तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। ये सुनकर तो जिशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती और फिर बोनस की जब बात करने लगती तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें डबल बोनस भी मिलेगा। ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ दिखाई जाती है जो एक
डायरेक्टर के साथ बैठी होती है, कह रही होती है कि पता नहीं स्वांग को क्या हुआ है, वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। तो डायरेक्टर कहने लगता है कि अगर उसने एक पर्सन को ले ही लिया तो कोई बात नहीं, उसे लग रहा है कि अगर वो एक या दो को ले लेगा तो सारा खेल उसी के हाथ में हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर तुमने इस चीज पर इतनी ज्यादा मेहनत की है तो इतनी आसानी से हम कैसे छोड़ सकते हैं। और इधर हानतिंग दिखाया जाता है जो कैट को खाना खिला रहा होता है और उसे जिशिंग के साथ गुजारा हुआ टाइम आता था जब जिशिंग कैट्स को पैक किया करती थी और उसने कैट को अपना भी बना लिया था। कहने लगती है कि अब से मैं इसकी मास्टर हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम इसकी मास्टर हो तो इसे बाहर निकाल कर दिखाओ, पर वो उसके कहने पर बाहर नहीं आ रही होती। तो हानतिंग भी कैट फूड उसे देता है जिसे वो जल्दी से खाने लग जाते हो। तो जिशिंग भी उसे कैट फूड लेकर उसे खिलाने लगती है कि तुम इस तरह उसको लालच नहीं दे सकते हो। और फिर कहती है कि हमें इस कैट का नेम क्या रखना चाहिए। तो वह कहता है कि आज वेंडर्स डे है तो तुम्हें इसका नेम वेंडर्स डे रख देना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, मैं वेंडर्स डे नहीं रखना चाहती, कोई और नेम रखना चाहती हूँ। तो उसके माइंड में दाहोंग नेम आता है कि मैं बस सिंपल सा नेम रखूंगी ताकि इसकी लंबी जिंदगी हो। अब इन्हीं बातों को बैठकर सोच रहा होता है, इतने टाइम में शॉ भी आ जाता है जो आकर इसे कहने लगता है कि तुम बिल्लियों को यहाँ पर भी खाना खिला रहे, जर्मनी में भी बिल्लियों को खाना खिलाते रहते थे। तो वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रे कैट कभी भूखी न सोए। और फिर हानहिन हॉस्पिटल के बारे में बात करने लगता है कि उस चीज को सीक्रेट रखना। तो वह कहता है कि हाँ, उसके लीगल पर्सन का किसी को भी नहीं पता, बस वो आउटसाइडर है। तुम्हें बस अभी तोंगयान मेडिकल के बारे में सोचना चाहिए था कि उसके साथ क्या करना है, उसे कैसे वापस लेना है। तो ये बात सुनकर हानतिंग भी साइड में उठकर चला जाता। तो ये भी उसके पास आ जाता और बिल्लियों को खाना खिलाने की रीजन पूछे लगता है। तो वो कहता है कि मैं कॉलेज टाइम से बिल्लियों को खाना खिला रहा हूँ। तो वह कहता है कि इसका मतलब इस चीज का लिंक भी जिशिंग के साथ होगा ना। तो वह कहता है कि हाँ, पर इसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं बताता। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड येचन से बात कर रही होती है, उसको आज का सब कुछ बता रही होती है। ये भी बताती है कि मुझे बोनस भी मिलेगा। वो भी इसके लिए खुश होता है, कहता है कि मेरी लड़की बहुत ही ज्यादा औसम है। वैसे उसे मॉम की कॉल आने लगती है तो कहता है कि मुझे मॉम की कॉल आ रही है, लगता है उन्हें भी शादी की काफी जल्दी है। तो ये भी खुश होकर कहती है कि चलो ठीक है, अपनी मॉम से बात करो। और ये चैन उसके लिए खाना भी भिजवाया हुआ था तो उसी को खाने लगती है। घर पर आकर पार्टी में पहनने वाले सूट को देख रही होती है तीनों दोस्तें बैठकर, क्योंकि आज कॉर्पोरेट की सेलिब्रेशन होने वाली थी। उसकी फ्रेंड तो कह रही होती है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए। जिशिंग जो लिली का ड्रेस नहीं पहन रही होती तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतना ज्यादा काम किया और तुम्हें आज की पार्टी की मेन कैरेक्टर होने वाली हो तो तुम्हें अच्छा से तैयार होना चाहिए। और उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर करके उसे खुश कर देते हैं। अभी कहती है कि चलो मेकअप करने के लिए चलते हैं, तुम लेट हो जाओगी वरना। और इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और जिशिंग भी आ जाती है। जैसे अंदर आती है तो सबसे पहले अपनी फ्रेंड वे को ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ पर है। जल्दी से उसके पास जाती है और उससे जाकर बातें वगैरह करने लगती है। वे बताती है कि यहाँ पर आज काफी लोग आए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता लगा है कि मिस्टर हान आज आने वाले हैं, वो भी मिसेस ज़ेंग के बुलाने पर। वैसे ही हान ज़ेंग के साथ आ जाता है और स्टेज के पास आने के बाद ज़ेंग पहले स्टेज पर चली जाती है और सब लोगों को थैंक्स कह रही होती है इस पार्टी में आने के लिए और इस खुशी को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में हानतिंग को भी स्टेज पर बुला लेती है, वो भी आकर सभी कोलीग्स और सभी लोगों को थैंक्स करने लगता है जिसने भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। और एक जो ऑडियंस में होता है वो बोल देता है कि हमें रेड पैकेट चाहिए, मतलब कि हमें बोनस भी चाहिए। तो वो भी कह देता है कि आप सब लोगों को बोनस मिलेगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हानतिंग बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। और मिसेस ज़ेंग जो अभी तक स्टेज पर होती है कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। जब ये जर्मनी में आया था तभी हमने सोच लिया था कि हम साथ में काम करेंगे और देखो हम साथ में काम करें। अगर ये ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंची होती। आज जो भी हम दोनों एक दूसरे की सपोर्ट की वजह से है। हानतिंग के पास जो पर्सन होता है वो हानतिंग से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो। अगर तुम दोनों कपल बन जाते हो तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हानतिंग तो उसकी इस बात से कुछ भी नहीं बोलता और उसके साइड में ही जिशिंग भी होती जिसने पहले तो हानतिंग को देखा था पर उसके देखने पर उसे नहीं देखा था और अपना कुछ खाने के लिए लेने के लिए चली जाते हैं। वहीं पर उसके पास मिस्टर शाओ आते हैं और आकर उसे बात वगैरह कर रहे होते हैं और साथ में ड्रिंक करने का भी बोलते हैं। अब उनके साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती कि मैं उनके साथ ड्रिंक भी करूं। इतने टाइम में हानतिंग और ज़ेंग वहाँ पर आ जाते हैं। ज़ेंग आकर कहने लगते हैं कि अब तो मैंने इस चीज का इंचार्ज किसी और को बना दिया तो आपको इस तरह जिशिंग को फोर्स नहीं करना चाहिए। बात सुनकर मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि क्या ऐसी बात है, पर भी अगर बायोबॉट में कोई भी इशू होगा तो मैं तुमसे ही कॉन्टेक्ट करूंगा और तुमसे ही बात करूंगा इस बारे में। ये बात कहकर उसके साथ ड्रिंक करने लगता तो इसे भी ड्रिंक करनी पड़ती और हाफ ड्रिंक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शाओ की भी नहीं सुनती, वो तो देखते रह जाते हैं कि ये कहाँ पर चली गई। और हानतिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है पर तभी उसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनने के लिए साइड में चला जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि हमने डॉक्टर जियांग को ईमेल किया था, वो कह रहे हैं कि मैं मिल लूंगा पर उन्होंने जहाँ पर एयरपोर्ट पे आना है वो बस 2 ही घंटों का स्टे होगा, हमें जल्दी पहुँचना होगा। मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, जैसे ही वो लैंड होने वाले होंगे मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। वैसे उसकी नजर जाते हैं कि जिशिंग भी बायोबॉट के फेस 1 के साथ लगी होती तभी उससे वो उसका फेस नीचे गिर जाता तो जल्दी से सेट वगैरह करने लगती है। पर हानतिंग उसके पास आ जाता है तो वो कहने लगता है कि यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं। तो वो कहती है कि अंदर का एनवायरमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बस बाहर आ गई। वैसे भी अंदर मेरा क्या काम है और आप क्यों बाहर आ गए, क्या आपको अच्छा नहीं लगा अंदर का एनवायरमेंट? हानतिंग के बात सुनने के बाद उससे आगे कोई बात करता है इससे पहले वहाँ पर मिस ज़ेंग आ जाती है और साथ में हानतिंग को लेकर जाने लगते हैं कि लोग तुम्हारा अंदर पूछ रहे हैं, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। तो ये भी उनके जाने के बाद थोड़ी रिलैक्स वगैरह होने लगते और उस रोबोट का फेस वापिस से नीचे कर देती है कि तुम नीचे ठीक लग रहे थे।
और वॉशरूम में हमें दोनों डायरेक्टर दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर जू और डायरेक्टर चैन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पर डायरेक्टर जू की तो गंदी नजर जिशिंग पर होती और कहने लगता है कि तुम ऐसा करो कि जिशिंग को मेरे वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी उसका यूज करना चाहते हो। तो डायरेक्टर चैन जाते हुए कहने लगता है कि मैंने उसका प्रमोशन का लालच दिया और वो खुश भी होगी, उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं भला उसे प्रमोशन क्यों दूंगा। ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि जिशिंग ने भी इन सब बातों को सुन लिया था, क्योंकि वो उस टाइम पर फीमेल वॉशरूम में थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जैसे वो वॉशरूम से आ रही होती है वैसे उसे डायरेक्टर जो देख लेते हैं और जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। वो तो उनसे बात नहीं करना चाहती, तो उनसे अपनी जान छुड़वा रही होती है, पर वो तो बातों से बातें किए जा रहे होते और उसे जाने नहीं दे रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम मुझसे भी तो बात करो ना, आखिर तुमने मिस्टर जाओ से भी तो बात कर ली थी, मेरे साथ भी तो ड्रिंक करो। पर वो उनसे कहने लगती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ। ये कहकर जब जाने लगते हैं तो वो भी उसको सेक्सुअल हैरेस करता है। अब जैसे इसको डायरेक्टर का हाथ रखता है तो ये तो वहीं पर की वहीं रुक जाते और शौक होती है कि उन्होंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। बातें शातें सुनाने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो वो कहती है कि तुमने मुझे टच किया, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। अब इनकी बातों को सुनकर कुछ लोग भी रुक जाते और डायरेक्टर भी वहाँ से भागने की करता है, पर वैसे ही सामने एक रोबोट आ जाता है जिसकी वजह से वो उस पर ही गुस्सा निकालने लग जाते हैं कि तुम मेरे रास्ते में कहाँ से आ गए, और उल्टा यिशिंग पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि ये लड़की खुद गंदी, इसने इतने ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं और ये मुझे सीड्यूस कर रही थी, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगती है कि अच्छा है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी पुलिस को बुलाती। तो वो कहता है कि कितनी फनी बात है कि तुम पुलिस को बुला रही हो जबकि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब वहाँ आसपास में जो आदमी खड़े हुए थे वो भी डायरेक्टर का ही साथ दे रहे होते हैं कि सच में ऐसा ही होगा। तो ये भी कह देती है कि ठीक है मैं पुलिस को बुलवा लेती हूँ। तो वह कहने लगता है कि पुलिस को बुला रही, कितनी फनी बात है ना। तो ये भी कॉल करने लगती और डायरेक्टर चंद भी यहाँ पर मिस एंग के पास पहुंचा और बताता है कि जिशिंग ने पुलिस को बुलवा लिया है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि किसी तरह ये मामला सॉल्व करो और यहाँ तक ना पहुँचे, किसी को भी पुलिस के आने का ना पता हो। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं इस मामले को सॉल्व करता हूँ। और यहाँ जिशिंग से पुलिस पूछी होती है कि क्या इस पर्सन ने आपको हरेस किया। तो वह कहती है कि हाँ मुझे इसने हरेस किया, पर वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। और दूर से हांटिंग भी अपने असिस्टेंट के साथ ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा होता है, पर उसे जाने की भी जल्दी होती, इसलिए असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको अब जाना चाहिए वरना आप डॉक्टर के पास जाने से लेट हो जाएंगे। तो वह कहता है कि मैं चला जाता हूँ पर तुमने यहीं पर रहना और मुझे एक बात बतानी है कि यहाँ पर क्या हुआ। यह कहकर हांटिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे वाला डायरेक्टर आकर जिशिंग से कहने लगता है कि इस तरह बात को नहीं बढ़ाना चाहिए, जब तुम लोगों के पास एविडेंस नहीं है तो कैसे कह सकती हो कि डायरेक्टर ने तुम्हें हाथ लगाया होगा, वो भी इसी बात पर कर रहा होता है। और कहने लगता है कि डायरेक्टर चैन अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए। अब जिशिंग जो चुप करके बात सुन रही होती है फिर कहने लगते हैं कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना चाहती हूँ। अब वो जैसे ही ऊपर कैमरा दिखता तो डर जाता है कि इसमें तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, पर रिकॉर्डिंग चेक करने में पता लगता है कि उसमें जिस एंगल से रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता और पता नहीं लगता कि उसने हाथ लगाया या नहीं लगाया। अब फिर से वो सच्चा बनने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही और मेरी रेपुटेशन को खराब कर रही है। सारी बातें असिस्टेंट भी बाहर से खड़े होकर सुन रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है और हांटिंग को कॉल करके भी बता देता है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आए हुए हैं। जबकि इधर जिशिंग जो अभी तक खान नहीं मारी होती है कहने लगती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते हो, पर दूसरा डायरेक्टर कह रहा होता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से सॉरी कर लेना चाहिए। पर जिशिंग कहती है कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों करूं, बल्कि इसको मुझसे सबके सामने सॉरी करना चाहिए। तो वो भी बोल देता है कि मैं तुम्हें सू करूंगा, जब मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मेरी रेपुटेशन को ऐसे खराब नहीं कर सकती। तो डायरेक्टर दूसरे वाला कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह कहता है कि अगर ये मुझसे माफी मांग लेती तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो भी कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुमने जो करना है कर लो। इतने टाइम में हांटिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि मैं दोयांग हॉस्पिटल के सीईओ हांटिंग का असिस्टेंट हूँ। आपको यहाँ कैमरा में एक रिपोर्ट नजर आ रहा होगा, उस रिपोर्ट में कैमरा भी लगा हुआ था, वो सबको सब वगैरह कर रहा था। तो उस वाली रिकॉर्डिंग को भी हम देख सकते हैं, वो बस कुछ ही टाइम में रिकॉर्डिंग आने वाली है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि इस रिपोर्ट के साथ तो मैं टकराया था, इसका मतलब उसने मुझे रिकॉर्ड किया होगा, अब तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर तुम अभी सच बोल देते और माफी मांग लेते हो तो तुम पर ज्यादा बड़ा केस नहीं होगा, अगर बात बाद में सामने आ गई और पता लग गया कि तुमने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा केस हो सकता है। अब वो तो परेशान हो जाता है, सोच में डल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर पार्टी में दिखाया जाता है कि तीरंदाजी में जिन जिनका नेम निकल रहा होता है वो अपना अपना प्राइज ले रहे होते हैं। वैसे मिसेस एंग को मैसेज आ जाता है कि डायरेक्टर ने अपनी गलती मान ली और उसने जिशिंग से सॉरी कर लिया है। तो अब पुलिस उन्हें लेकर जा रही है। तो मिसेस एंग भी वहाँ पर पहुंच जाती और पुलिस वालों से कहती है कि मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूंगी, जो मुझे करना होगा मैं करूंगी। ये कहकर पुलिस वालों को वहाँ से भेज देती और जिशिंग के साथ भी काफी अच्छी बन रही होती है। कहने लगती है कि तुम्हें भी अब घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। डायरेक्टर से कहती है कि जिशिंग को टैक्सी मंगवा कर दो। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देती है और उसको हांटिंग के असिस्टेंट पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि इसी ने आकर हेल्प की है। और यहाँ हांटिंग को भी इस बारे में पता होता है कि जिशिंग बच चुकी है और सच में उसने जिशिंग के साथ गलत किया था। हांटिंग डॉक्टर के साथ बात करने के लिए पहुंच जाता है, उन्हें बताता है कि मैंने आपको ईमेल में अपना प्रोजेक्ट भेजा था और अपने एआई रोबोट के बारे में भी बता रहा होता है। डॉक्टर जेंग उसकी बैठकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर उनकी फ्लाइट का टाइम होने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते जाते भी हांटिंग उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। कहने लगता है कि हम
हमारे काम के बारे में सोचिएगा। पर वो तो हानतिंग के साथ अभी से ही कोऑपरेट करके चला जाता है। जिशिंग घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता रही होती है। ये जन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें कल जॉब पर नहीं जाना चाहिए, तो वह कहती है कि मैं तो जाऊंगी, पर उसका दिल भी होता है कि वो ना ही जाए। वह कहती है कि मेरी गलती तो इसमें नहीं है ना, और वैसे भी उसने अपनी गलती को मान लिया है। अब वो भी उसको गुड नाइट कह देता है। जैसे कॉल कट होती है तो इसे याद आता है कि जो असिस्टेंट हानतिंग का मुझे बचाने के लिए आया था, ये तो वही वाला असिस्टेंट था जो मुझसे कार के पैसे लेने के लिए आया था। मतलब वो और ये दोनों सेम थे, और हानतिंग की क्या उस टाइम पर कार में बैठा हुआ था। ये सोचकर जल्दी से कंपनसेशन वाले को मैसेज कर दिया, मतलब कि हानतिंग के असिस्टेंट को मैसेज करती है, पर वो तो हानतिंग होता है और कहने लगती है कि थैंक्स, आप आज मेरी हेल्प करने के लिए आए। जिसके आगे से हानतिंग वॉइस नोट भेजता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी। वॉइस नोट पहली बार तो सुन लेती है, पर रियलाइज होता है कि ये तो हानतिंग की आवाज थी, तो वापस से काफी बार उसी वॉइस नोट को सुनती है और इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि क्या ये हानतिंग हो सकता है। जल्दी से चैट में पीछे जाती है कि मैंने क्या क्या बातें की थी, पर इसने बॉस को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की थी, इसी वजह से और भी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा। तो वॉइस नोट में कह देती है कि हेलो एंड गुड बाय, और ये कहकर जल्दी से मोबाइल रख देती है कि मुझे अगला मैसेज ना देखना पड़े, और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब जिशिंग काम के लिए कंपनी आती है तो वहाँ पर सभी लोग इसको लेकर बात कर रहे होते हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी सबके सामने आ चुकी थी। ऑनलाइन भी इसके बारे में काफी बातें चल रही होती, कोई भी इसे बुला नहीं रहा होता, तो ये भी चुप करके अपनी जगह पर आकर बैठ जाती। यहाँ तक कि इसकी बेस्ट फ्रेंड वे भी इसे नहीं बुला रही होती, तो वे इसे मैसेज करती है कि वॉशरूम आओ। ये कहकर जाने लगते तो ये भी उसके पीछे से वॉशरूम चली जाती है। हर एक वॉशरूम को वो चेक करने के बाद जिशिंग को बताती है कि तुम्हारे बारे में किस तरह लोग बातें कर रहे हैं कि पहले तुम मिस्टर जाओ से मिली और उन्होंने कोऑपरेट कर लिया, और उसके बाद तुम्हारी हेल्प हानतिंग के असिस्टेंट ने आकर की है, और सब तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, तुम्हें कमेंट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो जिशिंग हो जाती है कि गलती मेरी भी नहीं थी, पर फिर भी मुझे क्यों गलत समझा जा रहा है। तो वे ये भी बताते हैं कि हमें इस बार का शायद बोनस भी ना मिले, क्योंकि डायरेक्टर को फायर कर दिया गया है। अगर डायरेक्टर नहीं आया तो सब चीजों को कौन मैनेज करेगा, अगर कोई मैनेज नहीं करेगा तो हमें बोनस कहाँ से मिलेगा। और डायरेक्टर चैन भी इस बात को लेकर काफी गुस्सा, क्योंकि वो डायरेक्टर उनके फ्रेंड थे। तो मुझे लगता है कि सबके सामने मैं भी तुम्हें नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि सब मुझे भी बुरा समझेंगे, मैं बस तुमसे मैसेज वगैरह पर बात करूंगी। तो वो कहती है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। और इधर लिन जो एक एम्प्लॉय के साथ इतने अच्छे से बात नहीं कर रहा होता, और एम्प्लॉय कह रही होती कि मुझे तो लगा था कि बॉस हानतिंग और बॉस मिस सेंग दोनों कपल्स हैं। ये बात कहकर दोनों लिफ्ट लेकर जाने लगते, और मिस सेंग भी ये सारी बात सुन रही थी, और उन्हें इस बात का पता लग जाता है कि हानतिंग और जिशिंग दोनों एक प्रोजेक्ट में एक साथ हुआ करते थे, क्योंकि उन दोनों की साथ वाली पिक को उसने देख लिया था। ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में होती, इसी वजह से डायरेक्टर चैन को अपने साथ मिला लेती है। पहले तो डायरेक्टर चैन डर रहा होता है, पर फिर कहने लगता है कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हानतिंग के बारे में जो भी बातें की जा रही है, मैं उसका जवाब हानतिंग को कैसे दूंगी। अमित जैंग की बातों के बाद डायरेक्टर चैन जिशिंग को बुला लेते और उसको बहुत ज्यादा काम दे रहे होते, जो उसका काम नहीं भी होता वो भी उसे दे रहे होते हैं। मैनेजमेंट वाला काम, हॉस्पिटल जाकर रोबोट को लेकर फेज 2 की तैयारी करना, जिसमें इसने डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेनी होती। तो वो कहती है कि ये काम मेरा नहीं है, तो मैं क्यों करूंगी, ये तो मैनेजमेंट वालों का काम होता है। तो वो कहता है कि मैनेजमेंट वालों के पास टाइम नहीं है, तो तुम्हें ये काम करना होगा। जिशिंग जब अपना बैठ कर काम कर रही होती तो डायरेक्टर चैन वापस उसके पास आ जाता है और आकर डांटने लग जाता है कि तुम्हें दोनों काम करने चाहिए। फेज 2 पर तो तुम वर्किंग कर रही हो, पर तुम्हें फेज 1 के बारे में भी ज्यादा पता है, तो तुम्हें दूसरे काम पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब उसे हॉस्पिटल जाने को बोल रहा था, और साथ में ये भी कहता है कि तुम लोगों की रिपोर्ट में इशू था, काउंटिंग का काम वापस से करो। अब बगैर पे के सभी को काम पर लगा दिया गया था, इसी वजह से सब जिशिंग पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर डायरेक्टर जू को ना निकाला जाता तो हमें भी इस तरह काम ना करना पड़ता। लिन तो वहाँ से बहाना लगाकर भाग जाता है कि मुझे एक डिनर पर जाना था जो काम के रिलेटेड है, और बाकी लोग इसको बातें सुना रहे होते। दूसरी कहती है कि मुझे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना था और जल्दी घर जाना था, अब मैं क्या करूँ, मुझे जाना है। साथ में वो उसकी फ्रेंड वे को भी बातें सुना रहे होते हैं। वे कहती है कि हाँ ये मेरा काम था, मुझसे गलती होगी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की होगी। तो जिशिंग कहती है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें बोनस कैसे मिलेगा, तो हमें एक टीम की तरह मिलकर ये काम करना होगा। वो लोग जिशिंग को फिर भी बातें सुनाते हैं, पर जिशिंग के कहने पर काम करने पर भी लग जाते। इसी तरह टाइम काफी ज्यादा गुजर जाता है। एक एक करके सभी लोग जा रहे होते हैं, और वे भी जब जाने लगते तो जिशिंग से कहती है कि तो मुझे थोड़ा अपना काम दे दो। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी टाइम कंपनी देने के लिए बैठ जाती। तो कुछ टाइम बैठने के बाद फिर घर की तरफ चली जाती है। अब लास्ट में सिर्फ यही रह जाती है। अब ऐसे उसको अपने बॉयफ्रेंड येचन का मैसेज आ जाता है, जो पूछने लगता है कि क्या कर रही हो, क्या काम से घर वापस आ गई। तो वो कहती है कि नहीं ओवर टाइम कर रही हूँ। तो वो इसे कहने लग जाता है कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि बस मुझे फ्लैट के लिए करना पड़ रहा है, वरना फिर ही मुझे बोनस मिलेगा, अगर नहीं करूंगी तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनकर येचन कहता है कि चलो ठीक है, मैं जैसे ही आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा जरूर। और एक शॉप में उसके लिए एक चीज भी देख रहा होता है जिसे वो बाय नहीं करता, और हमें हानतिंग दिखा जाता है जो अपने ऑफिस में होता है, वो भी अभी तक कंपनी में ही था। और जिशिंग अपना ही सैड होती है कि उसे इतना काम करना पड़ रहा है, और ऊपर से सभी लोग उसको ही गलत समझ रहे हैं। हानतिंग दिखा जाता है जो लिफ्ट से जा रहा होता, और उसी लिफ्ट में एक फ्लोर से जिशिंग भी आ जाती है। जिशिंग तो काफी सैड होती है, पर फिर हानतिंग को देखने लगती है, तो हानतिंग भी साइड पर हट जाता है कि तुम भी लिफ्ट में आ जाओ। तो ये भी उसके साथ लिफ्ट में तो आ जाती है, पर दोनों एक दूसरे से बस ये बात करते हैं कि तुम ओवर टाइम करिए। तो वो कहती है कि हाँ, इसके आगे इनके दरमियान कोई भी बात नहीं होती। अब ये टैक्सी का वेट करने के लिए खड़ी हो जाती है, तो हानतिंग भी इसके
साथ आ जाता हूँ, कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी ऑलरेडी बुला लिया, तो मैं उसी पर जाऊंगी। तो हानतिंग उसे कुछ भी नहीं कहता। इतने टाइम में उसकी टैक्सी भी आ जाती है, तो वो भी टैक्सी से चली जाती है, उसकी कार भी आ जाती है। तो ये भी अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। जिशिंग जा तो रही होती है पर उसके बारे में बस बातें घूम रही होती है। तभी टैक्सी में एक रेडियो पर बात ऐसी लग जाती है जो बिल्कुल जिशिंग के केस जैसी होती है, और वो टैक्सी वाला भी यही कह रहा होता है कि हमेशा लड़कियां खुद को बहुत समझती होती है, जब कोई एविडेंस नहीं है तो किसी पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है कि उसने इसको छेड़ा होगा। ये बात तो जिशिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। जैसे वो गुस्से से टैक्सी वाले की तरफ देख रही होती है तो वो कहने लगता है कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, और फिर से बुरा भला बोलने लग जाता है। ये तो अब जिशिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, वो भी इसको बातें सुना देती। तो कहने लगता है कि आप तो अच्छी लड़की हो, मैंने आपको कुछ कहा है, आप इतना फ्रेंड क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि टैक्सी साइड पे लगाओ, मुझे यहीं पर उतरना है। तो वो भी टैक्सी साइड में लगाकर इसको स्टॉप पर उतार देता। तो ये भी स्टॉप पर बैठ जाती है, पर इसे पता होता है कि ना तो कोई बस आने वाली और ना ही इसको जल्दी टैक्सी मिलने वाली है। वहीं पर वेट करने के लिए बैठ जाती है। एक बस आती तो है पर वो इसकी स्टॉप की नहीं होती, इसलिए वो उस बस में नहीं बैठती, और टैक्सी आने में भी टाइम था। वैसे उसके सामने आकर एक कार रुकती है जो किसी और की कार नहीं होती बल्कि हानतिंग होता है। जिशिंग भी उसे देखने लग जाती कि क्या ये उसे पिक करने के लिए आया है। तो उसे कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर वो नहीं बैठी होती। तो वो कहता है कि इतना हेसिटेट क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो उसके साथ बैठकर जाने लगती और हानतिंग भी बोल देता है कि 10 साल गुजर गए, तुम फिर भी वैसी की वैसी हो। ये बात सुनती वो तो शौक हो जाती है कि हानतिंग क्या उसे पहचान गया था, पर ऐसा नाटक क्यों कर रहा था कि जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। ये बहुत सी बातें पूछना चाह रही होती है पर कुछ भी नहीं पूछ पा रही होती। वैसे इसका मोबाइल गिर जाता है तो अपना मोबाइल पकड़ने लगती है। तो ये इसका मोबाइल पकड़कर इसे देने तो लगता है, पर उससे पहले मुझे लगता है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया था। तो वो बताते हैं कि कॉलेज टाइम में मैंने अपना नंबर चेंज किया था। पर पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, और उसका मोबाइल उसे वापस कर देता है। अब जिशिंग बार बार ट्राई कर रही होती है कुछ पूछने के लिए, पर उससे कुछ भी नहीं पूछ पाती और चुप करके बैठ जाती है। अब ऐसे हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिशिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाती है अपना काम करने के लिए, और डॉक्टर से बात वगैरह कर रही होती है कि मैं फेज 1 के बारे में बाई के जानना चाहती ताकि हम इसके फेज 2 पर काम कर पाए। तो वो मना कर देते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को बताया हुआ है कि मैं इसकी जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मेरे पास दोबारा मत आइएगा। तो वो कहते हैं कि असल में मैं दूसरे डिपार्टमेंट से, मुझे इस बात का नहीं पता कि आपने ये बात पहले से बताई हुई थी, पर अच्छा होता है अगर आप इन्फॉर्मेशन दे देते ताकि मैं फेज 2 पर काम कर पाऊँ। पर वैसे डॉक्टर को कॉल आ जाती है तो वो थोड़ी इमरजेंसी की कॉल होती है, इसीलिए डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हानतिंग को भी कॉल आ जाती है, जहाँ पर उसे कॉल पे बताया जाता है कि आपकी कॉर्पोरेशन आगे नहीं चल पाएगी क्योंकि एक इशू हो गया। तो वो कहता है कि डॉक्टर जियांग का एक इंजीनियर हॉस्पिटल की तरफ आ रहा और मैं भी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कंप्यूटर्स बंद हो चुके थे, इसलिए किसी को भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही होती। सभी पेशेंट वहाँ पर काफी हंगामा मचा रहे होते हैं कि हमने डॉक्टर को चेक करवाना। वहीं पर एक बूढ़ी औरत गिरने वाली होती तो जल्दी से जिशिंग उन्हें पकड़ लेती है और वो भी देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जबकि वो ग्रैंडमा भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इतने लंबे रास्ते को कवर करने के बाद आई हूँ, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आकर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो यहाँ डेंटिस्ट से चेक भी नहीं करवा पाऊंगी। अब ये सुनकर जिशिंग को भी होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मिस्टर ली को कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं इस इशू को देख सकती हूँ। और वैसे इशू को देखने के लिए पहुंच जाती है, पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक लड़का आकर देख रहा है। तो वो कहती है कि अब मुझे एक बार करने तो दे, क्या पता मैं ठीक कर दूं। तो डॉक्टर क्लाउड को ठीक करने के लिए बैठ जाती है, अपना भी लैपटॉप ऑन कर लेती है। पहले लैपटॉप से काम कर रही होती है और जैसे ही उसका वहाँ से काम कंप्लीट होता है तो यूएसबी में करने के बाद डॉक्टर के कंप्यूटर में ले जाती है। वहाँ पर वापिस से विंडो करती है, हर चीज पहले जैसी हो जाती है और डॉक्टर क्लाउड की ऐप भी वापिस से चल जाती है। ये देखकर तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं और जिशिंग को इसके लिए थैंक्स कह रहे होते। तो जिशिंग कहती है कि अब तुम सारे कंप्यूटर्स वगैरह चला सकते हो। तो वो लड़का कंप्यूटर चलाने के लिए चला जाता है। तो जिशिंग कहती है कि क्या हम अपनी पहले वाली बात वापिस से कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा, जब कोई पेशेंट इस मशीन से चेकअप करवा लेता है उसके बाद उन्हें डॉक्टर की बात पर यकीन आता है, वो हमारी बात सुनना चाहते होते हैं और दूसरी बार भी अगर आते हैं तब भी हमारी बातें सुनना चाहते हैं, ना कि वो मशीन की सुनना चाह रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, बाकी बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का रोबोट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो डॉक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद जिशिंग कहने लगते हैं कि चले आप तो इस बारे में नहीं बताना चाहते, क्या हम इस चीज को छोटे हॉस्पिटल्स और ब्रिज वगैरह में लेकर जाए या ना जाए। पर इतने टाइम में वहाँ पर हानतिंग आ जाता है। हानतिंग को नहीं पता होता कि यहाँ पर उसे यिशिंग भी मिल जाएगी और आकर जल्दी से डॉक्टर से बात करने लगता है, पर डॉक्टर बताता है कि यिशिंग ने यहाँ आकर सारे मसले को संभाल लिया है, अगर ये आज यहाँ पर ना होती तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। अब इस बात के बाद यिशिंग हानतिंग के साथ जारी होते और कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ये किसी की शरारत थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पर थी वहाँ पर एक पर्सन था जो बोल रहा था और एक जो पर्सन था वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, आसपास से भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी। ये किसी का बिछाया हुआ जाल था, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वैसे उसे मैसेज आता है जिससे उसे यही पता लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी की खड़ी की हुई प्रॉब्लम थी। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जो कोई भी था वो हमारे नुकसान करवाना चाहता था। तो हानतिंग कहने लगता है कि मैं इस चीज के लिए तुम्हें ऑन करता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। तो वह कहती है कि आपने जो मेरी पहले हेल्प की थी तो ऐसे समझे कि मैंने बस आपकी हेल्प
इंटरनेट को वापस कर दिया है। तो हानतिंग कहता है कि वो तो छोटी सी हेल्प थी और ये बड़ी हेल्प है, और वैसे इंटरनेट पर होने वाली बातों के बारे में बात करने लगता है कि उन चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि लोग तो इस तरह की बातें करते रहते। तो वो कहते हैं कि आपने भी क्या इंटरनेट की बातों को पढ़ लिया? तो वो कहता है कि हाँ कह सकती हो, और बाकी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो तुम हो तुम वही रहो। ये कहकर उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जिशिंग के पास वही वाली ग्रैनी आ जाती है और आकर कह लगती है कि मेरे बेटे ने बोला था कि जब आप चेकअप करवा लो तो मुझे कॉल करके बता देना, तो क्या मैं तुम्हारे मोबाइल को ले सकती हूँ कॉल करने के लिए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। जिशिंग तो जल्दी से ग्रैनी को अपना मोबाइल दे देती। ग्रैनी उसके मोबाइल से अपने बेटे को कॉल करके बता देती है और कहती है कि ये लड़की का मोबाइल मैंने लिया था, मैं उसे वापस करने लगी हूँ। ये कहकर उसका मोबाइल उसे वापस तो कर देती है, पर साथ में चाहते हुए ये भी कहकर चाहते हैं कि तुम्हें मेरे विलेज में चक्कर जरूर लगाना चाहिए। ये कहकर वो तो चली जाती है। और इधर हमें मिस जैंग दिखाई जाती है जिसके पास डायरेक्टर चैन आते आकर कहने लगते हैं कि जिशिंग ने वहाँ जाकर सारे मसले को संभाल लिया, वो तो हर चीज को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती। मुझे नहीं पता था कि वो सिचुएशन को भी संभाल सकती, उस चीज को भी ठीक कर सकती है। मिस जैंग कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि अगर वहाँ पर जिशिंग ना होती तो उस मसले को कौन सॉल्व करता? अगर वो मसला सॉल्व ना होता तो तुम्हें पता है उसे कितना नुकसान होने वाला था, और उस नुकसान पर किसका नाम आता? तुम्हारा और मेरा। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि आइंदा से मैं इन चीजों पर भी गौर करूंगा कि आगे क्या नुकसान होने वाला है। अब मिस जैंग उसकी इस बात से उसको और भी ज्यादा हिंट वगैरह दे देते हैं कि तुम्हें अब जिशिंग के साथ क्या करना चाहिए। डायरेक्टर चैन भी जिशिंग के पास पहुंच जाते हैं, उसको अपने ऑफिस में लेकर आते हैं। उसे एक और काम दे रहे होते हैं जो किसी और डिपार्टमेंट का होता है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे ये काम क्यों मिला? तो वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, फिर ही तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस ज्यादा। तो वो कहने लगते हैं कि जब मैंने फेस 1 पर काम कर लिया था तब आपने मुझे बोला था कि आप मुझे प्रमोशन लेकर देंगे, पर अब ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि ज्यादा और अच्छी चीजें चाहिए होती है ना प्रमोट होने के लिए, और वैसे भी तुमने जो अभी पिछले काम किया उसकी वजह से प्रमोशन मिलना भी मुश्किल है और बोनस मिलना भी। इस बात के बाद वो कहने लगते हैं कि ठीक है अभी मैंने भी इस डिपार्टमेंट का काम नहीं करना, और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी, और बता देती है कि आपने मेरी प्रमोशन को लेकर क्या बोला था। ये सुनते डायरेक्टर चंद कहने लगता है कि तुमने ये बात कहाँ से सुन ली? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? अभी कहते हैं कि तुम्हें पता ना हम भी किसी के नीचे काम करते हैं तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ती। तो वो भी कहती है कि फिर ठीक है मैं भी ये काम नहीं करूंगी। ये कहकर जाने लगती और मिस जैंग के पास पहुंच जाती जो ऑलरेडी इसकी दुश्मन बनकर बैठी हुई थी। उनसे जाकर अपनी सारी बात करती तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना डायरेक्टर चंद ने एचआर डिपार्टमेंट से ऑलरेडी बात की होगी, इसी वजह से वो तुम्हें वो काम दे रहे हैं, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। तो वह कहती है कि मैं वो काम कर भी लूंगी पर मेरी सैलरी को भी तो फिर ज्यादा करना चाहिए। मुझे कहा जा रहा है कि ना तो मुझे ईयर के लास्ट में बोनस मिलेगा और ना ही एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो मैं ये काम क्यों करूँ? तो वो कहने लगती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो डायरेक्टर जू के जाने पर गुस्सा है और उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, पर डायरेक्टर जू को जो भी पनिशमेंट मिलनी थी वो तो उसे मिल चुकी है, तो तुम्हें अब किसी को भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अभी जिशिंग से ये भी कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना तुम कहीं पे भी अगर जाकर जॉब करते हो तो सब तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं होगा। ये बात कहने के बाद कहती है कि अब मुझे मीटिंग करनी है तो तुम यहाँ से जाओ। जिशिंग का तो दिल ही टूट चुका था जिस तरह मिस जैंग ने उसे बातें बोली थी। उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि मिस जैंग उसके साथ ऐसा करेंगी। वो अपना चुप करके बैठकर काम कर रही होती है। वहीं पर डायरेक्टर चैन आकर उसे काम देते हैं पर वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। तो डायरेक्टर चैन वापस से मुड़कर इसके पास आते और कहते हैं कि जो भी बातें थी उन सब बातों को इग्नोर करो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें बस वैसा करना होगा। तो मैं ये काम मुझे ईमेल करना है। तो वो ईमेल तो कर देती है पर कहती है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दिया है। ये सुनकर वो जाता है कि तुमने रिजाइन क्यों किया? तुम्हें पता है ना एग्रीमेंट के बारे में कि तुम यहाँ पर वापिस से अगले 2 साल काम नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो डायरेक्टर चैन गुस्से से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर भी 1 महीना यहाँ पर काम करना होगा ताकि तुम सारे कामों को कंप्लीट करके जाओ जो भी तुम्हारे पास काम है। पर वो गुस्से से अपने कार्ड को रखकर वहाँ से जाने लगती है। वे भी देख रही होती है कि जिशिंग जॉब छोड़कर चली गई है। अब जिशिंग को बाहर आकर रोना तो आ रहा होता है पर अपने रोने पर कंट्रोल करके जाने लगती है। वैसे उसे सामने हानतिंग नजर आता है, उसे देखकर रुक जाती है पर भी कुछ भी बात किए बगैर वहाँ से जाने लगती है और हानतिंग भी रुककर इसे देख रहा था। जिशिंग बाहर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड येचन से बात करती है और उसे बताते है कि मैंने जॉब को छोड़ दिया। तो वह कहता है कि वहाँ पर क्या किसी ने तुम्हें बुली किया था? तो कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने भी वहाँ पर बुली नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से जॉब को छोड़ा है। पर लगता है कि अब हम फ्लैट नहीं ले पाएंगे। तो वह कहता है कि फ्लैट की बात को छोड़ो, फ्लैट नहीं ले पाएंगे तो कोई इशू नहीं है, तुम अभी इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें अपना क्या रखना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, कोई और काम कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगते है कि आज मुझे पता लगा है कि लोग तो कोडिंग से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वापिस उसे रोना आ रहा होता है, उसे बाय कर देती है और इधर ये चंद दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है और अपने सीनियर के आने पर बताने लगता है कि मैंने अपना ये काम कर लिया। तो वो कहने लगता है कि सेमिनार के ओवर होने के बाद हमने कहा हुआ था ना कि हम साथ में घूमने के लिए जाएंगे। तो वो कहता है कि सेमिनार के एंड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा, मैं वापिस शिंगान जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि हमारे साथ चलो और अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो रिंग देखने लगता है जो उसने जीशी के लिए ली थी। मैं भी उसको वो वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाला था और उस रिंग को लेकर काफी खुश होता है। और जीशी दिखाई जाती है जो जिंदा लाश बनकर लेटी हुई थी। ये देखकर उसकी फ्रेंड टाइम को देखती है और टाइम 10 बजे होते हैं। तो ये देखकर कहने लगती है कि तुम जॉब पर क्यों नहीं गई, 10 बज चुके हैं। तो बता देती है कि मैंने रिजाइन दे दिया। ये सुनते ही वो जल्दी से उसके पास आकर
बैठ जाती है, पूछने लगती है कि तुमने रिजाइन क्यों कर दिया, तुम्हें पता था ना कि अभी कुछ पैसे वगैरह देने। तो वह कहती है कि वो पैसे तो गए पर ईयर के लास्ट वाला बोनस भी चला गया। तो पूछने लगते है कि क्या ये बात ये चंद को पता है। तो वो कहते है कि हाँ उसे पता है और उसने बोला है कि रेस्ट करो और मैं बस वही कर रही हूँ। तो वह कहती है कि तुम हमेशा कहती रहती थी कि तुम्हें सोने का टाइम मिलता है पर मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो अब जाकर तुम्हें भी सोना चाहिए। तो वह कहते हैं कि मुझे टाइम की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आएगी, इसी वजह से मैं बस यहीं पर टाइम गुजारूंगी। वैसे उसे जिजाओ का मैसेज आता है जिसके वॉइस नोट को वो पाँव से ही प्ले करके सुनने लगती है। उसमें वो बताता है कि मैंने प्रपोजल तैयार कर लिया, क्या तुम इस वीक में मुझसे मिल सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैं बस अभी मिलने के लिए आ रही हूँ। ये कहकर उसके पास पहुंच जाते हो। वो इसके लिए काफी खुश हो रहा होता है कि इसने जॉब को छोड़ दिया। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मेरे लिए इतने खुश क्यों हो रहे हो जबकि मेरी जॉब चली गई है। तो वो कहता है कि अच्छी बात है ना, अब तो तुम मेरे साथ काम करोगी। उसका अपना प्रपोजल भी दिखाता और अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट भी करा होता है कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो हर एक चीज को ठीक कर पाए, हर एक चीज बना पाए, एक चीज पर नहीं रहेंगे। अभी इन दोनों में ये बात चली रही होती है। वैसे ही उसे ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा अपना बताने लगती है कि मैं कोई और नहीं हूं बल्कि वही वाली है जिसने तुमसे अपने बेटे को कॉल करने के लिए मोबाइल लिया। तो वो कहती है कि अच्छा ग्रैंडमा आप मुझे याद आ गई है। तो ग्रैंडमा कहती है मेरे दांतों में अभी भी दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुमने जाकर मशीन को ठीक किया तो मुझे लगा था कि तुम डॉक्टर हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि चलो ठीक है, कुछ दिन मैं वेट करूंगी, अगर दांतों में दर्द नहीं चाहता तो मैं वापस से हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए आऊंगी। ये कहकर बाय कर देती है। जिशिंग जो घर पर आने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जब खा रही होती है तो लिली उसे बताते है कि मेरे पास एक जॉब है, क्या तुम करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो भी मुझे कह रहा है कि मुझे उसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड्स उनका कहने लगती है कि स्टार्टिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, क्या तुम इतने पैसे लगाओगी। तो वो कहती है कि यही तो बात है। इतने टाइम में जिशिंग को एक ईमेल भी आती है जिससे उसे पता लगता है कि एक बिजनेस ट्रिप जा रही है एक विलेज वाली साइड पर। तो ये मैसेज पढ़ के अपने दोस्तों को भी बताते तो उसकी दोस्तें कहती है कि तुमने तो रिजाइन कर दिया पर फिर भी वो तुम्हें अभी तक ये वाले मैसेजेस भेज रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। जिशिंग की फ्रेंड्स उसे मना कर रही होती है कि तुम्हें कोई भी बिजनेस ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने रिजाइन कर दिया है। अभी खुद ही एक टूर प्लान करने लगती है कि हमें भी उस विलेज में जाना चाहिए, मैंने सुना है कि वो विलेज काफी प्यारा है। पर जब वो बताती है कि 2 घंटे लगेंगे हमें जाने के लिए, जिसे सुनते ही लिली मना करने लगती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं हमें जाने की, हम 2 घंटे लगाकर वहाँ तक जाएं। तो वो कहती है कि किसने कहा कि हम बस से जाएंगे, हम तो तुम्हारी कार से जाएंगे ना। उनकी बातें जिशिंग चुप करके बैठ कर सुन रही होती है। और वैसे ही हमें नेक्स्ट डे हंटिंग दिखाया जाता है जो देख रहा होता है कि बिजनेस ट्रिप जा रही है। वहीं पर वो जिशिंग का भी नेम देखता है जिसे देखते ही फौरन से बोल देता है कि मैं भी इस बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा। असिस्टेंट तो साफ समझ आता है कि किसके नाम की वजह से जाया जा रहा है, इसलिए हंसने लगता है और फिर काम का कहकर वहाँ चला जाता है। वैसे जिशिंग दिखाई जाती है जो बिजनेस ट्रिप के लिए पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कॉल करके पूछे होते हैं कि मुझे किस जगह पर आना है और कहते हैं कि मुझे लोकेशन भेज दो। और वैसे उसे हंटिंग सामने नजर आ जाता है तो पूछे लगती है कि आप यहाँ पर। तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर हूं, तो तुम्हें किसी भी लोकेशन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जा रहा होता है और साथ में ये भी कह रहा होता है कि तुमने रिजाइन दे दिया पर फिर भी इस बिजनेस ट्रिप पर आई। तो वह कहती है कि मैंने जुबान दी हुई थी इसी वजह से मैं आ गई। अब इसके बाद हंटिंग उसे समझाने लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है तुम्हें पूरा करना चाहिए। बहुत सी उसे बातें समझा रहा होता है और साथ में अपने मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर जैंग के साथ काम करने की भी ऑफर देता है कि तुम्हें डॉक्टर जैंग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो वह कहती है कि मैं उस चीज से हुई नहीं तो मैं कैसे काम कर सकती। तो वह कहता है कि तुमने इतने अच्छे से क्लाउड को संभाला, उसे वापिस से चलाया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं कर सकते। तो वह कहती है कि आपको पता है ना मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि मैं 2 साल के लिए काम नहीं कर सकती हूँ किसी भी कंपनी में। तो वह कहता है कि वो 2 साल वाला एग्रीमेंट का भी मैं देख लूंगा और डॉक्टर जैंग तुम्हें काम पर रख लेंगे। वो बार बार ना करी होती है पर ये उसे फुल मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लास्ट में बोल देता है कि तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर लेना। जिशिंग जो कैंप वालों के साथ होती और विलेज के लोगों को इस तरफ लेकर आ रही होती है, वहीं पर उसे ग्रैनी भी मिल जाती है। ग्रैनी भी इसे फौरन से देखकर पहचान गई थी और ये भी पहचान जाती है। ग्रैनी से पूछने लगती है कि आपके दांतों का क्या हुआ। तो वह कहती है कि वो दर्द सही हो गया था, वरना जिशिंग तो कहने वाली थी आप आज अपने दांत भी चेक करवा सकती हैं। पर ग्रैंडमा कहती है कि मेरी ये दोस्त है, इसके दांतों में काफी मसला चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि इसके दांत चेक करवा लिए जाए। ये बात सुनकर फौरन से जिशिंग उन्हें पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। पर वो कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ तो मैं खुद चल कर चली जाऊंगी। ये कहकर उसके साथ साथ जाने लगते हैं। अब जिशिंग को भी अजीब लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पर उनका चेकअप करवा रही होती और डॉक्टर बता रहा होता है कि आपको क्या क्या इशू है। वो काफी ज्यादा ध्यान से सुन रही होती और जैसे उन्हें सब इश्यूज का पता लग जाता है, साथ में ये भी पता लगता है कि आपको सर्जरी वगैरह करवानी होगी, तो वो इस चीज से डर जाते हैं। पर जिशिंग कहती है कि अगर आप ये मेडिसिन वगैरह खाती रहती, अगर ठीक हो जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर करना भी पड़ा तो जितना आप डर रही हैं वैसा कोई इशू नहीं है। और इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो विलेज के क्लिनिक वाले से बात कर रहा होता है। वो तो इनके यहाँ आने से और इनकी मशीन आने से काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये मशीन यहाँ पर काफी फायदा देने वाली है और इस चीज के लिए हंटिंग को थैंक्स भी कह रहे होते हैं। और जिशिंग भी उनकी मेडिसिन पकड़कर उन्हें दिखाते हुए कहने लगते हैं कि आपको समझ आ गया है ना डॉक्टर ने क्या बोला है, कैसे आपने ये मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो वो कहती है कि हाँ समझ आ गया है। ये कहकर उठने लगते हैं तो वैसे ही गिरने लगते हैं। तो जल्दी से जिशिंग उन्हें पकड़ लेती है, पर वापिस से सेट होकर जब खड़ी हो जाती है तो जिशिंग से कहने लगती है कि मैं चल सकती हूँ, मेरा हाथ मत पकड़ो। ये कहकर अपने आप को छुड़वा लेती है।
है। अब जिशिंग तो वही स्टैचू की स्टैचू बन जाते हैं कि ये उसके साथ क्या हुआ, और वो अपना चुप करके वहाँ से जा रही होती और ग्रैंडमा पीछे से जिशिंग से कहने लगती है कि असल में कार से एक्सीडेंट होने की वजह से कफ इसका अपना नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है। काफी जल्दी इसके साथ ऐसा हो गया था, इसी वजह से उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा वेस्ट गई है। तो वो खुद को किसी को हाथ नहीं लगाने देती और ना ही सहारा देने देती है। उसे ऐसा लगता है कि वो खुद हर चीज कर सकती है, चाहे उसके साथ जो कुछ मर्जी हुआ हो। अब जिशिंग भी ये बात समझ आती है और ग्रैनी जिशिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम आज रात भी यहीं रहने वाली? तो वो बताते हैं कि जी आज रात भी यहीं रहने वाली हूँ। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाती रहने के लिए? तो वो बताते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें रहने की भी जगह मिली हुई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ये कहकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती और उनके साथ बातें करते हुए जा रही होती। उन्हें जाते हुए जिशिंग भी देख रही होती है, ये भी देखती है कि किस तरह वो काफी मुश्किल से चल रही है, क्योंकि वो उनका अपना साइज नहीं था, वो आर्टिफिशियल चीज थी और उसका साइज भी वो नहीं बनवा पाए थे, क्योंकि उस चीज के पैसे बहुत ही ज्यादा लगते हैं। जितना सिटी में फ्लैट आता उतने पैसे तो चले जाने थे, पर हम जैसे लोगों के पास इतने पैसे कहाँ पर होते हैं। और हांतिंग भी अपनी बात वगैरह कर लेता और वहीं पर वो जिशिंग को खड़े हुए देखकर उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर खोई हुई हो? तो कहने लगती है कि जब मैं अपने रोबोट को देखती हूँ और वो कितने लोगों की हेल्प कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसी चीज के लिए तो मैंने आज तक काम किया था। ये बात कहने के बाद काम करने के लिए चली जाती तो उसको याद आता है कि स्पीच में भी जिशिंग ने यही बात बोली थी कि वो बस लोगों की हेल्प करना चाहती है, उनकी टीम का भी गोल यही है। और वैसे हमें नेक्स्ट ग्रैनी दिखाई जाती है जो जिशिंग से मिलने के लिए आती और जिशिंग भी उनको देखकर खुश होती है। वो जिशिंग को कुछ फिशेस वगैरह देने लगती है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि नहीं मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे लिए दी है, वही वाली ग्रैंडमा जो अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। और कहती है कि अगर तुमने ये चीज ना ली तो उसे बुरा लगेगा, और वैसे भी ये चीज थोड़ी ना महंगी है। तो ये बात सुनकर वो उनसे ले लेती और अपने साथ बिठाकर उनसे बातें करने लगती है और कहती है कि तुम अगर डॉक्टर नहीं होते यहाँ पर कैसे? तो वो बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, जिस रिपोर्ट पर आपने चेक करवाया वो मैंने ही बनाया है। तो वो कहती है कि क्या तुमने उसको बनाया? तो वो कहती है कि ऐसे समझे कि मैंने उसमें साथ दिया, बनाया नहीं है। रात में दिखाया जाता है कि जिशिंग ग्रैनी को लेकर काफी परेशान होती है कि वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजार रही है। इसी बारे में सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए, और ये भी कि उसे अपने फ्रेंड के साथ काम करना चाहिए, हांतिंग की कई बात माननी चाहिए। इतने टाइम में हांतिंग भी आ जाता है, पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करी? तो वो कहती है कि थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। और तुम यहाँ पर क्या करे? तो वो कहता है कि मैं भी फ्रेश एयर लेने के लिए आया हूँ। और फिर जिशिंग की बात के बाद ऐसी बात बोलता है जो उसने सेम टू सेम स्पीच में भी बात बोली थी। अब उसकी वो वाली लाइन सुनने के बाद जिशिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये बात अभी भी याद थी? तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है कि किस तरह तुमने मुझे देखकर स्माइल किया था, मुझे हर एक चीज याद है। तो कहती है कि वो कितना अच्छा टाइम था जब हमारे गोल हुआ करते थे और उसी गोल को कुछ लोगों ने अचीव भी कर लिया। तो वो कहता है कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें भी अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए। तो पूछने लगता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो वो बताते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प के लिए कुछ न कुछ बनाना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। तो कहता है कि चलो चलते हैं, अब काफी रात हो गई और यहाँ पर सर्दी भी ज्यादा होने वाली है। ये बात सुनकर जिशिंग उसके साथ तो जाने लगती है, पर जाते हुए पूछने लगती है कि लास्ट टाइम तुम डिनर पर क्यों नहीं आए थे? 10 साल पहले वाली बात पूछी होती। तो वो कहता है कि बस मुझे जल्दी में जर्मनी जाना था, इसी वजह से मैं चला गया। तो वो कहती है कि तुम्हें बताना तो चाहिए। तो वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, क्योंकि उसे तो पता था कि मैंने इसको मैसेज किया था, पर इसने नंबर को चेंज कर लिया था। नेक्स्ट दिखा जाता है कि हांतिंग जिशिंग को छोड़ने के लिए स्टॉप तक आता है और वो इसे बाय करते हुए जा रही होती है। वैसे हांतिंग को शाओ की कॉल आती जो बताता है कि मिशन में तो मुझे ऐसा खास कुछ भी नजर नहीं आया, शायद हॉस्पिटल में कोई इशू था, जो इशू बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। तुम वापस आओगे तो सेम उसी जगह पे मिलने के लिए आ जाना जहाँ पर हम पहले मिला करते हैं। जिशिंग जो वापस आने के बाद जिसाओ के पास आ जाते और उसे आकर बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये सुनते उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिशिंग उसके साथ काम करने को तैयार है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में जिशिंग को हॉस्पिटल की तरफ से भी ऑफर आ जाता है, जिसे देखकर बताने लगती है कि मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर आ गया है, और काफी ज्यादा शौक होती है कि क्या मुझे सच में आया है। और हांतिंग जो अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जैसे ही वो खेल लेता है वैसे ही जब अपना अगर मोबाइल देखता है तो उसको जिशिंग की कॉल आ रही होती है, जिसकी कॉल देखकर स्माइल कर ही रहा होता है। तो उसका फ्रेंड समझ आता है कि कॉल किसी और की नहीं है बल्कि जिशिंग की है। तो कहने लगता है कि उसको हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर आ गया होगा, इसी वजह से मुझे कॉल कर रही है। तो कॉल करके कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ऑफर दिलवाया, पर मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती, बल्कि मैंने अपने ड्रीम का सोच लिया, इसीलिए न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते ही कॉल कट कर देता है। तो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। ये सुनते वो तो हंसने लग जाता और कहने लगता है कि तुम उसके पीछे वहाँ तक गए और उसे समझाते रही कि उसे ड्रीम पर फोकस करना चाहिए, पर उसे तो कुछ ज्यादा ही लगता है फोकस कर लिया, तुमसे दूर होकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही है। हांतिंग को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और इधर जिसाओ जो जिशिंग के पास आता है और उसे आकर कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जितना हम कर पाएंगे उतना हम करेंगे। और तुमने क्या ये बात गीचन को बता दिया? तो वह कहती है कि नहीं, मैंने ये बात गीचन को नहीं बताई, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, तो मैं उसको उसके आने पर ही फेस टू फेस ये बात बताऊंगी, और मुझे पता है कि वो भी तुम्हें सपोर्ट करेगा। अब जैसे ये बात कहने के बाद घर वापस आ रही होते वैसे ही गीचन इसके वेट में खड़ा होता है, जिसे देखते ही खुश होकर जल्दी से जाकर उसे हक करती है और कहने लगती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम नेक्स्ट वीक आओगे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम इसी वीक आ जाओगे। तो वह कहता है कि मैंने अपने शेड्यूल को पहले कर लिया, इसी वजह से मैं आ गया। अपने घर में लेकर
लेकर आ गई थी और वो इसकी कैट को प्यार वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए ट्रीट भी लेकर आया हूँ। और जिशिंग भी इसके पास आकर बैठ जाती है, इससे बातें वगैरह कर रही होती। तो वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम उदास होकर बैठी होगी क्योंकि तुम्हारी जॉब चली गई, पर देखने में अब ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो बताते है कि मैं न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें तुम्हें गुस्सा भी आएगा और परेशानी भी होगी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हैंडल करती हूँ। पहले तो ये चीज उसे ना करना चाह रहा होता है, पर फिर कहने लगता है कि जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो, मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। और बताते है कि मेरी सभी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, तो वो उनके लिए खाना वगैरह बना रहा होता है और खाना बनाते हुए इनको भी देख रहा होता है जो आज वो जिशिंग को देने वाला है, और वापस से अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जैसे खाना लेकर आता है वैसे ही डोर पर बेल होती है, तो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। जिशिंग कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड क्यूजी आई होगी, और सच में उसकी फ्रेंड क्यूजी आई होती है। अब वो भी आ जाती है और बता रही होती है कि मैं किस चीज पर काम कर रही हूँ। साथ में किचन में भी चली जाती है जहाँ पर ऑलरेडी ये चन होता है, तो उसकी हेल्प वगैरह करवाने लगती है और उसके साथ खाना बाहर ले आती है। अब सभी बात साथ में बैठकर खा रही होती है, पर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि आज तुम कुछ अनाउंस करना चाहती थी तो जल्दी से अनाउंस करो ना। तो वो कहती है कि अभी अनाउंस कर दूं। अब उसकी अनाउंसमेंट को सुनने के लिए उसके फ्रेंड्स तो काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि आज वो अपनी शादी के बारे में बताने वाली है, पर असल में वो कंपनी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ही उसका मुंह उतर जाता है और ये चन भी वापस से पॉकेट के अंदर अपनी रिंग डाल लेता है, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो शादी के बारे में बात करना चाहती है। और क्यूजी भी ये चीज देख लेते हैं कि उसने रिंग को वापस रख दिया है। अब उसे भी बुरा लग रहा होता है कि जिशिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग जिशिंग से कह रहे होते हैं कि तुम न्यू कंपनी तो स्टार्ट करने वाली, तुम्हें पता है ना उसमें कितना बड़ा लॉस भी हो जाता है, सारे पैसे तुम्हारे वहीं पर चले जाएंगे। तो वो कहती है कि बस यही मेरा ड्रीम है, मैं यही काम करना चाहती हूँ, कम से कम अपना तो ऑफिस होगा और उसी ऑफिस में मर जाऊंगी अगर कुछ होगा तो। अब ये चन उसकी बातों को सुनने के बाद पहले तो एक साथ ड्रिंक कर लेता है, फिर उसे पकड़ के कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। ये कहकर उनके साथ ड्रिंक करने लगता है, फिर उठकर कार्ड लेकर आता है, कहता है कि ये डाउन पेमेंट के पैसे थे जो मैं तुम्हें देना चाहता क्या, ताकि तुम अपने बिजनेस में लगा पाओ। तो वो उसे कहती है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें इस टाइम पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये देखकर उसकी फ्रेंड्स तो काफी उससे जेलस हो रही होती है, कह रही होती है कि एक किचन जैसा बॉयफ्रेंड हमें भी चाहिए, अगर तुम हमें ये चन दे सकते हो तो वो भी चलेगा। तो वह कहती है कि ये चन सिर्फ मेरा है, तुम लोगों का नहीं हो सकता। ये कहकर उसके दिए हुए कार्ड को भी रख लेती है। ये चन जो किचन में होता है, तो यिशिंग की फ्रेंड भी ये चन के पास आ जाती है और आकर पूछने लगती है कि क्या तुम दिल से यिशिंग को सपोर्ट करे हो। तो वह कहता है कि मैं और क्या ही कर सकता हूँ, वो जो कुछ सोच लेती है वो करके रहती है, अगर उसका लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से पहले जैसा कर दूंगा, मुझे इस चीज से इश्यू नहीं है। तो वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो फेल होगी जो तुम ऐसी बात कह रहे हो। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो फेल होगी या जो भी होगा, मैं बस उसके साथ और खुश हूँ। ये सब बातें यिशिंग भी सुन लेती और इन सब बातों को सुनने के बाद उसके कार्ड को उसके वापस से कोर्ट में डाल देती और वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे हमें हांतिंग दिखा जाता है, जो ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मिस जिशिंग आई हुई है जो आपने जाने की तैयारी करी है, तो आपको भी उनके पास जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगा, ये कहकर जाने भी लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि क्या वहाँ पर उनके पास जाने वाले। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब मुझे कार को निकालना चाहिए। तो वह कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव करके चला जाऊंगा। ये कहकर चला जाता है, जबकि असिस्टेंट को पता होता है कि ये जिशिंग के लिए क्या होगा। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो अपनी चीजें वगैरह पैक कर रही होती है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो वे को दे रही होती है। सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते हैं, वे तो उसे हक भी करती है। और इसके बाद जिशिंग अपना सामान वगैरह पकड़ कर वहाँ से जाने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।